नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है 1982 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी सूर्य कुमार शुक्ला जी। अपने शानदार करियर में उन्होंने कई अहम पदों पर रहते हुए सेवाएं दी और उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों में अपनी पहचान बनाई। इस खास इंटरव्यू में हम उनके साथ उनके विभागीय कार्यों और निजी जीवन के बारे में कई अहम पहलुओं पर चर्चाएं करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मेरा सवाल ये है आपसे कि आपका प्रशासनिक करियर 1982 बैच के कैडर के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं आप, तो कैसा रहा था आपका प्रशासनिक करियर उस टाइम? आप प्रशासनिक करियर के बारे में पूछ रही हैं। मेरा मन उसके पहले से बन चुका था कि हमें अपने जीवन में करना क्या है जी। तो मैंने ये सोच रखा था कि मैं जहां रहा करता था, फतेहपुर जिले के गांव लोहारी गढ़ीवा में बचपन में था, इतनी डकैती पड़ती थी, चोरी होती थी कि गांव के लोग परेशान रहते थे और पुलिस किसी की सुनती नहीं थी। थाने जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि अगर जाएंगे तो वो उसी को बंद कर देंगे जो शिकायत लेके जाएगा। तो इन परिस्थितियों में मेरा मन बना कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस व्यवस्था को बदलूंगा और लोगों को निर्भय करने की दिशा में, उनको अभय दान दिलाने की दिशा में प्रयास करूंगा। ये मन में सोचा हुआ था और उसी के तहत मैंने प्रयास किया और पहले फतेहपुर में पढ़ाई की, फिर कानपुर में पढ़ाई की, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली गया और उसके बाद वहीं से मुझे इसमें इंडियन पुलिस सर्विस में आने में सफलता मिली और मैं उसमें मेरिट में ऊपर था तो मुझे यूपी कैडर मिल गया। और मैंने पहले ही दिन से ये सोच लिया था कि 3 बात: जन सेवा की भावना, पब्लिक की मदद की जाएगी, आसमान नहीं फट पड़ेगा, कुछ नहीं हो जाएगा और जो होगा देखा जाएगा, जन सेवा की भावना। नंबर 2, नेक नियति और ईमानदारी से काम किया जाएगा। ये नहीं कि वो ये मिल जाए वो लूट लो, ये कर लो, नहीं, कंट्रोल किया जाएगा लोगों को, कर्मचारियों को भी। और तीसरा, कर्मठ, तेजी से काम किया जाएगा, लोगों को असर पड़े, रिस्क लेकर भी जरूरत पड़े तो बहादुरी से काम किया जाएगा जी। तो ये 3 चीज मैं आज भी मानता हूं: ईमानदारी, कर्मठता और जनसेवा की भावना। सर, सरकारी पद पर रहकर आपने सामाजिक सेवा की और काफी सराहनीय रहा वो कार्य। अभी आप सामाजिक कार्यों की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं और आपने एक संस्था की शुरुआत की है, संगठन की, महावीर से संगठन और दुर्गा संगठन। इसमें क्या किया जा रहा है, कैसे कार्य किया जा रहा है? और उन्हीं कामों को जो मैंने सेवा काल में किया, जैसा कि आपने कहा कि आप सामाजिक सेवा के, तो मैंने अपने पूरे 36-37 साल के करियर में ये बना रखा था सिद्धांत कि कोई आदमी पीड़ित आ गया तो उसको टालो टरकाओ नहीं, उसका एप्लीकेशन लिया, उसी पे आदेश लिखा और उसी के हाथ में दे दिया कि जाओ इसको फलाने थाने में दे दो, फलाने एसपी को दे दो, और देकर उस पर कार्यवाही ना हो तो लौट के आ जाना। मतलब कोई माध्यमिक तरीका नहीं, डायरेक्ट। तो उससे क्या हुआ, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए जब मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं तो मैंने उस पर सोचा कि लोगों को दिक्कतें बहुत हैं, तरह तरह की दिक्कतें हैं जी। प्रशासन से भी हैं, सामाजिक जीवन की दिक्कतें भी हैं और आर्थिक जीवन की दिक्कतें भी हैं, तरह तरह की कठिनाइयां हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुना जाए, मदद की जाए। मतलब एक समझिए कि जन सेवा का माध्यम, संगठन की फायदा, संगठन की जरूरत ये पड़ती है कि इसके माध्यम से ज्यादा लोगों को जोड़कर एक टीम बनाई जा सकती है कि जो काम मैं अकेले नहीं कर सकता वो उसमें 1000, 2000, 10,000, 20,000 आदमी लगे हुए हैं, वो भी कर रहे हैं। तो और बड़ी अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे जब हम लोगों ने तमाम समाज सेवा सम्मान पुरस्कार, शौर्य सम्मान पुरस्कार बांटना शुरू किया तो एक भावना बन गई। अब समाज सेवा बताना लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। कहते क्या करते हो? कहते हैं हम समाज सेवा के कामों में हैं। मतलब ये एक उपलब्धि
बताते हैं लोग। और मुझे और खुशी है कि नौजवान पीढ़ी के तमाम लोग भी, युवा वर्ग भी काफी, वो भी समाज सेवा काम में आगे। तो मेरे पास आते हैं तो मैं समझाता हूँ कि नहीं, पहले अपनी रोजी रोटी का इंतजाम अच्छी तरह मजबूत कर लो, तब समाज सेवा करो। नहीं तो जब अपने ही स्थिति कमजोर हो जाएगी तो कैसे लोगों की मदद कर पाओगे। कब से सर शुरुआत हुई इसकी संगठन की? ये शुरुआत तो तभी हो गई थी जब मैं सर्विस में था जी। तो सन 1998 में मैंने एक कमेटी फॉर सर्विस एंड डेवलपमेंट नाम की संस्था बनाई जी। तो कमेटी फॉर सर्विस एंड डेवलपमेंट का मतलब समझ गए होंगे, सर्विस एंड डेवलपमेंट, यानी लोगों की सेवा, मदद और उसके द्वारा विकास का काम, ये दो लक्ष्य। तो महावीर सेना तो एक माध्यम है। क्या है महावीर? मतलब वीरता का प्रतीक, कि लोग साहस के साथ मतलब मदद करें, परिस्थिति में मदद करें और मदद करें, वीरता का प्रतीक। और दुर्गा सेना के, हमारे भारतीय समाज में दुर्गा जी शक्ति का प्रतीक हैं और असुरों के संहार के प्रतीक हैं। तो दुर्गा सेना मतलब लेडीज के लिए, कि लेडीज आदमियों के बीच में काम करने के बजाय एक ग्रुप लेडीज का रहे, वो महिलाओं की समस्याओं को डील करे। मतलब दुर्गा सेना में आपके महिलाएं रहेंगी और जो महावीर सेना में जेंट्स रहेंगे, आदमी रहेंगे। तो ये इस तरह से अब उसमें ये बताया गया क्या करो। तो वो पूरा मीटिंग हुई और यानी कि ये कार्य तो हमारा सर्विस के समय से शुरू है ये। और यही नहीं है, कई सामाजिक संगठन हैं, दर्जनों सामाजिक संगठन है जिनका मैं संरक्षक हूं। आपको पता लगा ये संगठन के बारे में, अच्छी बात है। लेकिन मैं तमाम सामाजिक किसी में सदस्य हूं, किसी में संरक्षक हूं, किसी में महासचिव हूं। जैसे अभी एक जय भारत मंच संगठन है, अखिल भारतीय स्तर का, मतलब भारत की विजय हो, भारत का उत्थान हो, तो उसमें मैं अखिल भारतीय महासचिव हूँ। इसी तरह जो बहुत से साथियों ने बनाए हुए संगठन, तो उन साथियों के वो अध्यक्ष हैं, उसमें अपना काम करते हैं, मैं उसमें मदद करता हूँ, सहायक हूँ। तो लक्ष्य संगठन नहीं है, लक्ष्य समाज है। अच्छा सर, महिलाएं जो हैं उनको जोड़ना काफी मुश्किल होता होगा, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी हैं जो जिनकी शादी हो चुकी है और किसी का परिवार अलाउ करता है, नहीं करता है कि आप एक संगठन में आप पहले घर की सेवा कर लीजिए, उसके बाद समाज की सेवा करिए। तो उस तरह से आप लोगों को कैसे? इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, पूछिए कैसे। ये तो आप जो बात कर रही हैं कार्य क्षेत्र की बात है, यानी कि अगर शादी हो गई तो जहां आप रह रही हैं वहीं की महिलाओं में आपने समस्या समाधान शुरू कर दिया। यानी कि जैसे गए, किसी के घर में लड़ाई हो रही है सास और बहू में, किसी के यहाँ देवरानी जेठानी में, तो हमारा लक्ष्य क्या है कि समाज को एक शांतिपूर्ण और विकासशील समाज बनाना। तो वो महिलाओं में काम करने लगी वहीं पे। ये थोड़ी जरूरी है कि नहीं उसके लिए घर के बहुत बाहर जाना, घूमना जरूरी है। जहां पर हो वहीं पर, अच्छा, उसी जगह पर आप वहीं पर रहते हुए कोई पड़ोस में भी बीमार पड़ा तो उसकी मदद कर दिया कि चलो इनको फोन कर दो। अब फोन करना कोई ऐसा काम नहीं है जैसे पुलिस में 112 नंबर फोन कर दिया, पुलिस की गाड़ी आ गई, या 108 नंबर फोन कर दिया कि एम्बुलेंस आ गई, किसी को बीमार को अस्पताल भेज दिया। मतलब जो जो सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं आप उनका उपयोग करा देना, क्योंकि अभी अपने समाज में यद्यपि अभी भी लगभग मैं समझता हूँ 25-30% लोग निरक्षर हैं जी। अभी भी बहुतों के पास अभी तक वो जानते नहीं कैसे आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए, कैसे दवाई ली जाए। बहुत लोगों के वो परेशान है, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, लेकिन अभी तक उनको कार्ड नहीं बना, पेंशन नहीं मिली, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन अभी तक नहीं मिली। तो हम प्रेरित करते हैं कि ऐसे संगठन के लोग पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं, कई प्रदेशों में भी और लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं। अब हालत ये हो गई है कि जो जैसे मान लीजिए कि रांची की अपने ब्रांच है, तो रांची की ब्रांच में कितने लोग हैं मैं खुद ही नहीं जानता हूं, लेकिन वहां जो इंचार्ज है उसको जानता हूं। तो जब भी होगा तो वहां पर वो लोगों की मीटिंग करेगा, लोगों को जागरूक करेगा, सरकारी योजनाएं का लाभ देने का प्रयास। और किन किन कार्यों पे काम करते हैं सर आपके? हम लोगों के साथ जैसे लोगों को, बेरोजगार लोग हैं तो उनको, बेरोजगार लोगों को प्रेरित करके कोई ना कोई रोजगार दिलाना, कि कोई ना कोई लघु उद्योग खोलो, कोई ना कोई कुटीर उद्योग खोलो, और नहीं तो कोई व्यापार कर लो। मतलब कोई व्यक्ति क्या कहें, बेरोजगार न रहे और कोई व्यक्ति असुरक्षित न रहे, विवाद कम से कम हो, किसी को थाने कचहरी अदालत जाने की जरूरत न पड़े, बैठ करके तय करा दो, सुलह करा दो। ये हम लोगों का बड़ा फेवरेट काम है और इसका एक लीगल आधार है।
उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट, कि समझौता कानून। आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत किसी भी दो पार्टी में, ग्रुप में आदमी विवाद हो तो उसको बैठ के पंचायत करके तय करा देना, लिख लेना, और उसकी मान्यता सुप्रीम कोर्ट तक है। तो जानते नहीं लोग, तो भागते हैं थाने, लड़ाई बढ़ती है एक दूसरे को। तो ये इस तरह का काम हम लोग बहुत प्रेरित करते हैं। तो सामाजिक कह सकते हैं कि ये छोटे से लेकर आपका हर तरीके से मदद करने में सक्षम है संगठन। सर, किन किन राज्यों में अभी तक कार्यरत है? करीब अब तो हमारे साथी लोग जो थे वो प्रदेश, देश के सब भागों में थे, अलग अलग भागों में, तो उनसे संपर्क हुआ जी। तो उनको भी हमने प्रेरित किया। तो अपने अपने राज्यों में वो लोग प्रेरित काम कर रहे हैं। और हम लोग यूपी में तो सारे जिलों में मैं स्वयं ही जाता रहता हूँ। यहाँ सर्विस के दौरान भी जाता था, तो संपर्क बन गए। तो वो अब उन लोगों से बात करके और वहाँ जाके लोगों को जागरूक कर देना, मीटिंग कर लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना। और सांस्कृतिक जागरण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं कि भारत तब मजबूत होगा जब लोग अपने देश की विरासत, धरोहर पर अभिमान करना सीखें, उस पर गर्व करना सीखें कि हम एक महान देश के महान नागरिक हैं। तो अभी उसी सिलसिले में हम लोगों ने एक साकेत नगरी अयोध्या नाम की फिल्म बनाई, जो फिल्म YouTube पर आ गई है, साकेत नगरी अयोध्या। तो उसमें लोगों को कि कैसे हमारे देश के लोगों ने मुगलों, मंगोलों, तुर्कों के हमलों के खिलाफ संघर्ष किया। और हम लोग हमारा देश बहुत शांति प्रिय और बहुत सभ्य देश था। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग वहां मध्य एशिया से, कुछ मंगोलिया से, अफगानिस्तान के ऊपर से वहां से आए, और बस उनका एक काम था, वो सेनाएं नहीं थी, वो लोग कहते हैं सेनाएं थी, हालत ये थी कि वो बड़े बड़े डकैत गिरोह थे और नाम ले लेते थे मजहब का, अरे हम तो जिहाद कर रहे हैं, और असली मकसद होता था कि लूटते थे। गांव का गांव लूट लिया और घोड़े और तलवार लेके गए, लूट लिया, वहां जो पैसा मिला उससे और आदमी भर गए और डकैत भर्ती कर लिए। और वो यहाँ पर आते आते लोग कहने लगे कि वो बादशाह फलाना। हालत ये थी कि जैसे बाबर का नाम यहाँ बहुत लोग लेते हैं कि बाबर को फरगना से, वहाँ काबुल से निकाल दिया गया था, गुंडा मान के, उसको घुस नहीं सकता शहर। उसने डकैत था, लुटेरा था, उसने वहाँ छोटे छोटे गाँव को लूटना शुरू कर दिया। और अगर कोई कहे कि क्यों लूट रहे हो, तो कहे हम अल्लाह का काम कर रहे हैं, और अल्लाह का काम जिहाद कर रहे हैं। और बढ़ता गया वो, और लूटा, और घोड़े खरीद लिए, और तलवारें खरीद ली, और भर्ती कर लिया। यानी डकैत गिरोह बढ़ता गया। और यहाँ आके वो भारत पर हमला करके उसने, क्योंकि यहाँ के लोग शांति प्रिय लोग थे, सभ्य लोग थे, सभ्यता संस्कृति का खूब विकास हुआ, संगीत का, कला का विकास हुआ, और भाषा में, साहित्य में बहुत काम हुआ। तो जब कोई सभ्यता बहुत आगे बढ़ जाती है तो लड़ना भिड़ना कम कर देती है जी। यही कमजोरी रही हमारी कि मंगोलिया में, जहां पर, अफगानिस्तान में जहां बंजर जमीन है, वहां कुछ पैदा होता नहीं था, तो खाली डकैती डाल के ही जीवन यापन हो सकता था। तो वो लोग घोड़ों पे तलवार लेकर के आए और हमारे देश तो बड़ा मतलब इस बात का अध्ययन करिएगा तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि जिनको हम लोग आक्रांता विजेता कहते हैं, वो डकैतों के गिरोह थे, वो आया करते थे मध्य एशिया से। इसीलिए देखिएगा कि भारत की जो मुख्य सभ्यता थी, संस्कृति थी, वो नष्ट हो गई। तमाम हमारे साथी भारतीयों को मजबूर करके तलवार की नोक पे मुसलमान बना दिया गया। उनको कहा गया कि अगर कबूल नहीं करोगे तो टैक्स तो जजिया कर दो। जजिया माने कि अगर तुमको इस्लाम नहीं कबूल करना तो टैक्स देना पड़ेगा, और जागीरें जमींदारी उन्हीं को मिलेंगी जो इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो अब गरीब लोग बेचारे वो टैक्स कहाँ से दें इतना, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं। वैसे ये सब लोग भारत के ही हैं, जो यहाँ के मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, वो सब लोग। इसी तरह क्रिश्चियनों ने क्या किया कि वो हम पैसा दे देंगे। क्रिश्चियंस का तो अभी भी चल रहा है कन्वर्जन, अभी भी चल रहा है कन्वर्जन का, कि क्रिश्चियंस जो है वो अभी भी पैसे देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी पढ़ाई करा देंगे फ्री में और दवाई करा देंगे, तुम इस्लाम क्रिश्चियन बन जाओ। तो और यहाँ की जो भाषा नहीं थी, किसी ने यहाँ पर वो सोचा कि ऑर्डर कर दिया। हमें याद है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर एक ऑर्डर हुआ कि 2000 गुरुकुल जहाँ पढ़ाई होती थी उनको बंद कर दिया जाए, इलीगल घोषित कर दिए गए, और फोर्स लगा के, आर्मी लगा के स्कूलों में ताला लगवा दिया गया। क्यों? अंग्रेजी स्कूल चले।
तो उनका सपना था कि एक ऐसा वर्ग भारत में पैदा हो जो देखने में तो भारतीय हो, सांवला हो, काला हो, लेकिन विचारों में अंग्रेज हो, हमारा गुलाम बन के काम करे। और गुरुकुल में ही उच्च स्तर की शिक्षा गुरुकुल में प्राप्त होती थी। और इसी तरह जो हमलावर थे, आप ताजुब करोगे कि बख्तियार खिलजी, जिसने इस देश में 20 बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, शारदा यूनिवर्सिटी, इस तरह के 20 बड़े विश्वविद्यालय थे। तो मध्यकाल में जो हमला करने वाले आए वहां से मंगोलिया से आए, तो उन्होंने सोचा कि मंगोली कहते थे उनको। हाँ, मंगोल, चंगेज खान। हाँ, तो मंगोल वो इतने सब दुष्ट थे कि आप ताजुब कर उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो पाओगे कि हर घंटे एक नई औरत पकड़वा के उससे जबरदस्ती करता था। हर घंटे उसका मतलब उसमें अपनी वीरता समझता था कि एक नई औरत पकड़ी गई, उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया, तो उसको वो बड़ी वीरता समझता था। इस तरह के दुष्ट थे। और जहां जाते थे, अगर कहीं रात में जब सारा शहर सो रहा है तो मसाले जलती थी, मसालों से पूरी जगह आग लगा दिया। अब पूरा शहर जलने लगा, तो जब जलने लगा तो लोग भागते थे, सो रहे हैं, और उसके बाद पूरे शहर पर ले तलवारें मारना शुरू कर देते थे। इस तरह कब्जा करते थे। ये था चंगेज खान और नादिर शाह और ये इन लोगों का इतिहास। वो मतलब उनके लिए लूटना ही धर्म था। और भारतीय सभ्यता संस्कृति जो थी वो उच्च पायदान पर थी, सभ्यता की संस्कृति के पायदान पर। इसीलिए 1000 साल की गुलामी हमारे देश को सहनी पड़ी, क्योंकि हम लोग बहुत सभ्य हो गए। तो क्या हम लोगों ने सीखा? सत्य, अहिंसा। गौतम बुद्ध जी हुए और महावीर जैन हुए तो उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा ही सबसे, तो अहिंसा माने किसी को मारो ना। एक समय ऐसा आया कि अशोक के बाद भारत की सेनाएं लड़ना भूल गईं, क्योंकि सबको अहिंसा करना है, किसी को मारो ना, जीव को ना मारो। तो जब जीव को ना मारो तो आदमी कौन मारेगा? अब आप सोचिए अभी भी हमारे देश में किस तरह से चल रहा है कि तमाम लोग, किसी घोड़े को अगर ज्यादा लोड ला दो तो वो पाप है, कानूनन जुर्म है। अगर किसी को सताओ, लेकिन अगर उसको मार डालो, मुर्गी को, और खा डालो तो वो जुर्म नहीं है। देखिए कैसे कैसे विचित्र कानून है कि पशु हिंसा जुर्म है, लेकिन पशुओं को मार डालना, उनको खा लेना जुर्म नहीं है। ये कैसे? ये मध्यकाल में ये जो लुटेरे हमलावर आए, इन लोगों ने पूरी की पूरी देश की सभ्यता संस्कृति को बदल दिया, बर्बाद कर दिया। अन्यथा जब ऊपर वाले ने पैदा किया है लोगों को, तो ये थोड़ी पैदा किया है कि दूसरे जीवों को तुम मार डालना, उनको खा लेना। यहाँ बनाए, साग बनाए, सब्जी बनाई, फल बनाए भगवान ने कि इनको खाना, इनसे जीवित रहना। सर, अभी आपने शिक्षा की बात की और अभी कहा कि आपने कि स्कूलों को बंद करा दिया गया था और सब हो गया था, तो शिक्षा के स्तर पर किस तरीके से आपका संगठन इस पर भी कार्यरत है, इस पर भी कार्य कर रहा है? हम लोग तो किस तरह से कार्य कर रहे हैं सर इस पर? हम लोग ये कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपने एरिया में पहले तो अच्छे संस्कार लोगों में डालो, इन बातों के बारे में जागरूक करो। दूसरी बात, प्रेरित करो जहां पर विद्यालय नहीं है और गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाओ, इकट्ठा करो। और यही नहीं, सरकार को प्रेरित करो, जिला विद्यालय निरीक्षक से, बीएसए से संपर्क करके वहां विद्यालय खुलवाओ। जो समर्थवान लोग हैं, जिनका पैसा है, उनसे प्रेरित, जिनका जमीन है, बिल्डिंग है, उनसे प्रेरित करके स्कूल खुलवाओ और तुम माध्यम बनो विकास के। और दूसरा कि उन विद्यालयों में जाके लोगों को समझाओ, जागरूक करो। तो अपने जो स्वयंसेवक हैं, जो इस विचार के हैं, वो लोग स्कूलों में जाकर, मैं खुद भी जाता हूँ, स्कूलों में जाके लोगों को लेक्चर देना, मोटिवेट करना, अच्छे बनो, नेक बनो, दूसरों की मदद करो। और देश की फौज, पुलिस को खूब मजबूत रखना है ताकि दोबारा कोई हमलावर, चाहे वो चीन से, पाकिस्तान से, चाहे कहीं से भी, वो दोबारा देश को गुलाम न बना ले। और इस पर भी हम लोग काम करते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न होने पावे। सबको, हर भारतीय को भारतीय समझें। और
ये ना हो कि हमारा देश तब महान बनेगा जब इसका एक एक भारतीय अपने में गौरव महसूस करे। कुछ लोग नासमझ हैं, वो लोग दूसरे की जाति पर, दूसरे के मजहब पर कमेंट कर देते हैं। ये बातें कमजोर करती, समाज को बांटती हैं। सर, इतना बड़ा संगठन आप बनाकर चला रहे हैं, एक संगठन के साथ आप कार्यरत हैं, तो कैसे सामंजस्य बैठाते हैं, कैसे प्रेरणा देते हैं आप लोगों को कि अभी और जुड़ना है, और जुड़ना है, आगे बढ़ना है, समाज इसके लिए 2 तरीके हम लोग अपनाते हैं। हर संडे को जी शाम को 8 बजे हम लोग मोबाइल फोन ऑन करके गूगल मीट पर बैठ जाते हैं। फिर जिसकी जो समस्या, जिसका जो कार्य, उसकी तारीफ करते हैं, जिसका जो काम अच्छा होता है उसको बताते हैं। फिर जो कोई क्वेरी होती है कि ये काम फंस रहा है, उसको रास्ता बताते हैं। और इसके अलावा फिर वो लोग आते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं, फिर उनको प्रशंसा पत्र देते हैं, सम्मान समारोह आयोजित करते रहते हैं। जो भी जिले में अच्छा काम किया उनको प्रेरित करने का सम्मान समारोह बहुत कॉमन है हम लोग के यहाँ। और इसी तरह अगर कोई गलत काम करता है, घूस लेता है और दूसरों को अपराध करता है, सताता है, तो फिर उसके खिलाफ पुलिस से कांटेक्ट करके, तो संयोग से मैं पुलिस बैकग्राउंड होने के नाते डीजी पुलिस और एडीजी सबको जानता हूं, तो उनको तुरंत मैसेज भेज देते हैं व्हाट्सएप पर बना करके कि हमारे संगठन लोग भेजते हैं, हम उसको भेज देते हैं पुलिस के अधिकारियों को, फिर वो उस पर मुकदमा लिखकर कार्रवाई कर देते हैं। ऐसे और खास इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए द क्विक।